चलो लेट्स स्टार्ट। ओ बस 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 चलो रेगुलर क्लासेस में अपन लिख लिख के पूरे क्वेश्चंस बनाए, ठीक है। अभी हर क्वेश्चन तो नहीं लिखेंगे, बट जो बड़े क्वेश्चंस रहेंगे मेन वो लिखेंगे, बाकी छोटे क्वेश्चंस कुछ कैलसीज में ही बना लेंगे, क्योंकि बन जाएगा वो। ये रहा पहला क्वेश्चन, चलो ध्यान दो। मिस्टर एक्स अ प्रोप्राइटर एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, प्लीज ध्यान दो। Furnish the following particulars, ठीक है। Opening balance of plant and machine as on 1/4/2024, WDV as on 31st March 2024 after reducing depreciation is 30 lakh, ठीक है। New plant and machine purchased and put to use on 8/6/2024 20 lakh. New plant and machine acquired and put to use on 15/12/2024 8 lakh. Computer acquired and installed in the office premises on 2nd January 2025 3 lakh. सर हमसे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एडिशनल भी पूछा है। इफ ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, मतलब नॉर्मल चल रहा है, एज्यूमिंग ऑल द एसेट्स आर परचेज बाय अकाउंट पे चेक, तो सिंपल है सर, एकदम सिंपल क्वेश्चन। सर ये ओपनिंग है, इस पे 15% डेप्रिसिएशन, ये 20 लाख है, 20 लाख का 20%, क्योंकि सर 86 को परचेज है, 180 डेज से ज्यादा पुट टू यूज है, ठीक है। प्लस नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा ही सर, एडिशनल मिलेगा, नॉर्मल भी मिलेगा, ये एडिशनल ये नॉर्मल ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन। सर 8 लाख का जो एसेट एक्वायर हुआ है वो 15 दिसंबर को हुआ है सर, तो यहाँ पर नॉर्मल और एडिशनल दोनों आधा मिलेगा सर, पूरा तो नहीं मिलेगा सर। तो सर 20 + 15 डिवाइडेड बाय 2, यह आ जाएगा 17.5% मिलेगा सर। और कंप्यूटर भी सर 2 जनवरी का सर, तो कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन कितना होगा सर, 40 होना चाहिए था सर, बट डिवाइड बाय 2 क्योंकि 180 डेज से कम पुट टू यूज है, तो कितना 20%। सर ये ऑफिस प्रीमाइसेस में, अगर ऑफिस के बदले ये फैक्ट्री होता तो एडिशनल मिल जाता, ध्यान रखिएगा सर, ऑफिस सही है। चलो फटाफट डेप्रिसिएशन निकालो और अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बता दो, देखना पड़ेगा, मेरे को आंसर नहीं पता है। ना लाइको तो बताते तो रहो। फर्स्ट नहीं, साथ में बनाओ, मजा नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग को ही मजा नहीं आएगा। बताओ कितना आ रहा है, टोटल बता रहे हो डेप्रिसिएशन, एडिशनल को ही मिला के बता रहे हो। ठीक है ओके, समझ आया ना कैसे हुआ, इजी सिंपल क्वेश्चन है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A car purchased by Dr. Oman on 10/8/2021 for 5,25,000 for personal use is bought for professional use। मैंने आपको बताया था सर, अगर कोई बिल्डिंग है और पहले पर्सनल यूज हुई, बाद में बिजनेस पर्पस के लिए लेके आए, तो उसमें हम पहले डेप्रिसिएशन माइनस करते, उसके बाद बिजनेस यूज में लेके आते। बिल्डिंग के अलावा कोई भी ऐसी एसेट हो जो पहले पर्सनल हो, बाद में उसको बिजनेस पर्पस के लिए लेके आए, तो जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट रहती है वही वैल्यू ली जाती है और उसी पे डेप्रिसिएशन क्लेम किया जाता है। उसकी मार्केट वैल्यू क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, याद आई ये बात। तो अपन 5,25,000 में ही 15% क्लेम करेंगे डेप्रिसिएशन, समझ आया, ये सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट, देखो। A newly qualified chartered accountant, Mr. Dhaval, commenced practice and has acquired the following asset in the office. ठीक है, during the financial year 24-25 at the cost shown against each item. Calculate the amount of depreciation that can be claimed from his professional income
ऑल द एसेट्स आर परचेज बाय अकाउंट पे चेक। ठीक है भाई। तो सर कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बोलो डेप्रिसिएशन कितना? 40%। सर 1 अक्टूबर को पुट टू यूज है सर, 1 अक्टूबर को पुट टू यूज है, तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च, क्या 180 डेज से ज्यादा होगा? हाँ आराम से होगा, आप कैलकुलेट कर लेना। तो इसमें 40%। बताओ कंप्यूटर यूपीएस कितना परसेंट? 40%। बट सर ये 8 अक्टूबर को पुट टू यूज है, तो क्या 180 डेज से कम हो जाएगा? हाँ, तो इसका भी 50% कर लेंगे सर। अगला है कंप्यूटर प्रिंटर, इस पे बोलो कितना? 40%। वेरी गुड, 40% पूरा हो जाएगा। अगला, बुक्स अदर देन एनुअल पब्लिकेशन आर ऑफ 12,000, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, बुक्स पे डेप्रिसिएशन 40%। ऑफिस फर्नीचर एक्वायर्ड फ्रॉम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, फर्नीचर में कितना है? 10%। लैपटॉप्स में कितना है सर? 40%। पर दिक्कत ये है सर 8 अक्टूबर का है, तो इसका भी आधा ले लेंगे सर, 50%। बस इतना ही था क्या? निकालो सर डेप्रिसिएशन टोटल। टोटल कितना आ रहा है बताना? 64,500 टोटल बता रहे हो ना? मतलब ये 10% वाला ब्लॉक अलग और सबका मिला के बता रहे हो ना? आओ चेक करें। गुड। अगला क्वेश्चन देखो। Mr. Gama, proprietor, started a business of manufacturing of tires and tubes for the motor vehicle on 1/1/2024. ठीक है। The manufacturing unit was set up on 1/5/2024. He commences manufacturing operation on 1/6/2024. The total cost of the plant and machine installed in the unit is 120 crore. 120 करोड़ का टोटल प्लांट इंस्टॉल्ड हुआ सर। ठीक है, और ये मैन्युफैक्चरिंग कमेंस किया ऑपरेशन 1/6/2024 को। The said plant and machine included second hand plant and machine bought for 20 करोड़। देखो 120 करोड़ का प्लांट था, जिसमें से 20 करोड़ का सर सेकेंड हैंड है। ये इसलिए बता रहा है सर, सेकेंड हैंड में एडिशनल नहीं मिलेगा सर। नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो क्लेम करोगे ना 15%। अगला, एंड अ न्यू प्लांट एंड मशीन फॉर साइंटिफिक रिसर्च दिया हुआ है भाई। साइंटिफिक रिसर्च वाले 15 करोड़ के हैं सर। साइंटिफिक रिसर्च, इस पे तो भूल जाओ सर, डेप्रिसिएशन नील है। अगला, compute the amount of depreciation allowable under section 32 of the income tax act, assuming all the assets were purchased by account pay check and Gamma has exercised the option of shifting out of the default tax regime। मतलब नॉर्मल चल रहा है सर, तो इन दोनों को माइनस किया तो कितना बच गया? 85 करोड़। ठीक है, इस पे सर नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा, एडिशनल भी मिलेगा, दोनों मिलेगा। 15% प्लस 20%। निकालो सर डेप्रिसिएशन। 41 लाख। चेक कर लो, कर लो, मैं वेट कर लूंगा। हो सकता है उसका आंसर गलत हो, ऐसा कोई हड़बड़ी जरूरी तो। चलो दूसरा आंसर बोलो। पक्का? आओ देखे भाई, 3275 सही है सर, जिसका भी है। क्यों गड़बड़ कहाँ हो रही है? अच्छा 35 है, ठीक है, कोई बात नहीं, जब माफ किया। अगला क्वेश्चन देखो। Mr. A furnished the following particular for the previous year 24-25. Compute the depreciation allowable under section 35. Okay, deduction allowable under section 35 while computing his income under that PGP if he is paying tax under default tax regime 115 BAC है।
अबे सेक्शन 35 पे साइंटिफिक रिसर्च, वाह एडिशनल नहीं मिलेगा। वेरी गुड, फ्लो में जा रहे हैं अपन। ठीक है, तो सर 115 बीएससी की कहानी है सर। और अगर 115 बीएससी है तो हम तो बोले थे सर सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 और क्लॉज 4 ये दो ही मिलते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मिलते। तो ये नोटिफाइड वाला नहीं मिलेगा, आईआईटीएन नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। अब ये बताओ सर इन हाउस, ये बताएगा नित्यम, बता इन हाउस पूरा ये मिल जाएगा, ये वाला 2,50,000 मिलेगा, लैंड का नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर मैं शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम लिया, मतलब नॉर्मल स्कीम में चला। अच्छा मैं आप लोग को वैसे भी लिखवाया था लास्ट क्लास में भी, बट पता नहीं कितने लोगों को याद होगा। द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम 115 बीएससी होता है। ठीक है, लिखवाया था, याद है ना? हाँ, आईएचपी के टाइम लिखवाया था मैंने, आईएचपी के लेक्चर में लिखवाया था समय, नाम अलग अलग बताया था मैं, जो अलग अलग यूज कर रही है इंस्टीट्यूट। और अगर नॉर्मल स्कीम अगर नॉर्मल स्कीम चला तो वो तो सब में ही 100% मिल जाता है। नित्यम सही था, बधाई हो नित्यम। चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। Mr. A commenced operation of business of setting up a warehousing facility. Warehousing facility जब भी देखो 35 AD specified business for the storage of food grain, sugar, edible oil. देखो फूड ग्रेन और शुगर तो कवर है, एडिबल ऑयल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता, इसको ऐसे लिखते हैं फूड ग्रेन, क्या क्या था, शुगर और एडिबल ऑयल। ठीक है, he incurred a capital expenditure of 80, 60, 40 respectively on the purchase of land and building, दोनों के लिए इतना खर्चा किया सर फ्रॉम जनवरी टू मार्च exclusively for the above business and capitalize the same in the books of account on 1st April 2023. The cost of land incurred in the above figure is 50, 40, 30. तो लैंड की फिगर सर ये 80 में 50 लैंड है, 60 में 40 लैंड है और 50 में 30 लैंड है। तो सर बिल्डिंग का मुझे पता चल गया सर, पहला है 30, अगला है 20, नेक्स्ट है 20, माइनस किया तो पता चला, समझ आया? अगला, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 he has incurred a capital expenditure of 20, 15, 10 respectively for extension and reconstruction of a building. चलेगा, मिल जाएगा सर 20, 15 और 10, 20, 15, 10, ये भी बिल्डिंग का खर्चा है सर। अगला, कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड पीजीपी and the losses to be carried forward assuming Mr. D is exercising the shifting out of the default tax regime. 115 BSc होता तो मैं ये पढ़ ही क्यों रहा था, फिर क्वेश्चन ही रिलेवेंट हो जाता। ठीक है, देखो, the profit from the business for setting up a warehousing facility for the storage of food grain, sugar, edible oil before claiming deduction under 35 AD and section 32, याद रखना, ना ही 35 AD क्लेम किया है ना ही 32 क्लेम किया है सर, उसके पहले उसका प्रॉफिट था 16, 14, 31। ओके, उसने जितने भी पेमेंट किए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से किए, फाइन। एक बार देखते हैं बहन, ये 35 और ये 30 सर, देखो ये दो तो स्पेसिफाइड बिजनेस में है सर, सेक्शन 35 AD में कवर होते हैं, ये कवर नहीं होता सर। मेरे को प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 16, 14, 31, 16, 14, 31 सर। इन दो केस में कहानी ये है सर, ये 100% अलाउ हो जाते हैं सिर्फ दो केसेस में। तो सर प्रैक्टिकली मेरे को लॉस हो गया सर, यहाँ 34 का लॉस है, यहाँ 21 का लॉस है। पर सर जो स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं है उस केस में ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो मुझे अलाउ नहीं होता। तो उस केस में सर ये मेरा जो 31 का प्रॉफिट है, बिल्डिंग पे मैं डेप्रिसिएशन 10% ले लूंगा, एडिशनल लू। सर प्लांट एंड मशीन में एडिशनल मिलता है, बिल्डिंग में कब से मिलने लगा? मैं कंफ्यूज करता हूँ, पूरा घूम जाते हो।
ठीक है, तो 3 लाख, तो सर 31 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 28। अब मेरा एक क्वेश्चन है सर, क्या स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस नॉर्मल बिजनेस 28 से एडजस्ट हो जाएगा? क्या स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस नॉर्मल बिजनेस से एडजस्ट होगा? नहीं सर, नॉर्मल बिजनेस का लॉस होता तो स्पेसिफाइड से एडजस्ट कर देता मैं। ठीक है, आया समझ? अगला क्वेश्चन देखो। Mr. Suraj, a proprietor, commenced operation of the business of new 3-star hotel in the Madurai, Tamil Nadu on 1/4/2024. He incurred a capital expenditure of 50 lakh during the period January 24 to March 24 exclusively for the above business and capitalized the same in the books of account as on 1st April 2024. Further, during the previous year 24-25, he incurred a capital expenditure of 2 crore, out of which 1.5 crore was for the acquisition of land. सर सेम क्वेश्चन है, एक बार आप लोग ट्राई करो, नहीं बनेगा तो मैं बता दूंगा। सर 2 करोड़ में से 1.5 करोड़ लैंड के लिए, तो मिलेगा मुझे कितना? 50 लाख जो बिल्डिंग वाला है, और 50 लाख मैंने पहले खर्चा किया था, तो टोटल कितना हो गया सर? 1 करोड़। 1 करोड़ मैंने खर्चा कर चुका है सर। अब मेरा प्रॉफिट कितना है सर? 25। तो प्रैक्टिकली मेरे को लॉस कितने का? 75। अब मैं ये लॉस अगर स्पेसिफाइड बिजनेस दिख गया, अच्छा एक मस्त वाली बात, छोटी सी बात, पर सेट ऑन सेट ऑफ के एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ चुकी है इंस्टीट्यूट। एक आदमी ऐसा था जिसका वेयर हाउस का भी काम था और 3-स्टार होटल का भी काम था। 3 स्टार से लॉस हुआ, वेयर हाउस से प्रॉफिट हुआ, एडजस्ट होगा कि नहीं? हो जाएगा ना, दोनों ही तो स्पेसिफाइड है। आ चुका है एग्जाम में। क्या होता है, हड़बड़ी में हम एग्जाम में ना छोड़ देते हड़बड़ी में छोड़ देते, जानबूझ के कोई नहीं छोड़ता, गलती हो जाती है। 2 बार रीड करोगे तो हो जाएगा। तो 75 लाख का लॉस आया। इसके पास अदर होटल है सर 4 स्टार का, उसकी वैल्यू कितनी है सर? 120। 120 में से क्या 75 एडजस्ट कर सकता है? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। बचा कितना? 45 लाख का प्रॉफिट। समझ आया? इजी क्वेश्चन था ये, तो सेम क्वेश्चन था। हाँ हाँ, बड़े से क्वेश्चन का ये एक छोटा सा पार्ट होता है, आता है ना? अरे आता है, आता है, आता है। हाँ, स्टेप मार्किंग होती है टैक्स में। चलो प्लीज देखो। मिस्टर अर्नव इज अ प्रोप्राइटर हैविंग 2 यूनिट्स. यूनिट ए कैरीज ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयरहाउसिंग फैसिलिटी शुगर 35 एडी में कवर होगा कि नहीं? यूनिट बी कैरीज ऑन नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस, एडिबल ऑयल स्टोर करते हैं सर। यूनिट ए commenced operation and it claim a deduction of 100 lakh incurred on purchase of 2 buildings, 50 lakh each. Okay. For operating a warehousing facility for the storage of sugar under section 35 AD. However, in Feb 2025, Unit A transferred one of its building to Unit B. सर जब तक यूनिट ए के लिए था ना, मैं आपको बिल्डिंग का 100 लाख का पूरा खर्चा दे दिया था 35 एडी में, मुझे दिक्कत नहीं था। पर दिक्कत ये हुई सर, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात सर, जिस साल एसेट ट्रांसफर कर रहा है उस साल के पहले दिन से ये माना जाता है कि एसेट ट्रांसफर हुई है। मैं आपको इसलिए ये बात बताया, नहीं बताता तो आप यहाँ पर 2 साल का डेप्रिसिएशन लगा देते। ये बात छोटी नहीं है, बड़ी जबरदस्त है। आपको एग्जाम में होश उड़ जाएंगे, आप गलती करके आएंगे। क्वेश्चन बनाना टारगेट नहीं है, कंसेप्ट लॉजिक समझना टारगेट है। क्वेश्चन तो आप मेरे बिना भी घर में जाके बैठो, बुक खोलो, बना लोगे, वो रॉकेट साइंस थोड़ी के। पर सर अगर लॉजिक्स नहीं समझोगे तो आज नहीं तो कल कोई नया कुछ आ गया तो फंस जाओगे, बहुत बुरा फंस जाओगे। अमाउंट तो बच्चा भी निकाल लेगा सर। एक बार के लिए आप 100 का पूरा ले लिए 35 एडी में, उसके बाद एक बिल्डिंग को नॉन स्पेसिफाइड में लेके गए तो 50,
एक साल 10% माइनस 45, ये तो बच्चा भी कर लेगा। वो 45 निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी क्या है। बात ये है कि जिस साल मैं उसको नॉन स्पेसिफाइड के लिए लेके जा रहा हूं उस साल का डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो मेरी बात? सर ये समझो, क्योंकि 1/4/2023 की कहानी है, ठीक है, और असेसमेंट ईयर 24-25 और यूनिट ट्रांसफर हुई है फेब 2025 में, तो प्रैक्टिकली आप देखने चले जाओ तो 2 साल के आसपास हो गया इसको। 1 महीना ही तो कम है, 2 साल हो जाता है ऑलमोस्ट। सॉरी, हाँ, तो भी एक ही लेता मैं, यही तो खास बात सिखा रहा हूं मैं। अबे क्वेश्चन बनाना थोड़ी क्या, डेट ध्यान रखना एग्जाम में, डेट से घुमा देगा आपको। अरे लॉजिक, कोई बड़ी बात थोड़ी कि 10% माइनस करना, 50 लाख का 10% माइनस कर दो, 5 लाख माइनस हो गया, 45 लाख की इनकम है मेरी बिजनेस की, वो बड़ी बात नहीं है। आप ये समझो जिस साल ट्रांसफर हुआ उस साल को, उस साल में डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करता हूं, उस साल को नहीं काउंट करता हूं डेप्रिसिएशन माइनस करने के लिए। ये बड़ी जबरदस्त चीज है, ये आपको ध्यान रखना है। आई बात समझ? तो मैं जो डेप्रिसिएशन माइनस कर रहा हूं वो 23-24 का कर रहा हूं, 24-25 का नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। समझ आया बात? मेरी बात समझ आई? आई पर्सनली थिंक आपको समझ आया होगा एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये बात ध्यान रखेंगे सर, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लॉजिक्स के साथ सॉल्व करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पता है क्वेश्चन तो बहुत बहुत सारे लोग हैं जो सॉल्व करते जा रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से थोड़ी होता है। लॉजिक्स, कंसेप्ट समझना, छोटी छोटी बात ध्यान देना। मैं आपको यहाँ पर बैठा के क्यों रिवाइज करा रहा हूँ, जस्ट वन रीजन, आप छोटी छोटी बात आखिरी टाइम सुन लो, इसके बाद हम मैराथन में बैठेंगे साथ में। मैराथन में इतना टाइम थोड़ी होगा मेरे पास, मैराथन में तो मेरी स्पीड ही अलग होगी, वहां मैं बहुत फास्ट होऊंगा मैराथन में, क्योंकि हम 7.5-8 घंटे में इनकम टैक्स खत्म करते हैं। तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग कि मैं मैराथन में एक एक वर्ड पे थोड़ी जाते जाऊंगा, वहां पर तो मेजर मेजर चीजें बातें होती है। समझ आ रहा है? इसीलिए मैं आपको आज भले 2 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगे, कोई इशू नहीं है। मैराथन में आपको तैयार कर रहा हूँ कि आप समझो, एक बार हम क्लासेस में रेगुलर पढ़ लिए, एक बार आप पढ़ लिए टेस्ट के लिए, ये तीसरी बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ, चौथी बार मैराथन में भी मैं करवा रहा हूँ, और एक बार और आप पढ़ोगे एग्जाम टाइम के लिए। 5 बार टेक्स्ट पढ़ाई हो रही है, 5 बार। इससे ज्यादा कोई आदमी क्या करेगा? चाहे मैं हूं चाहे आप भी हो, आप भी और मैं दोनों मिलकर इससे ज्यादा क्या करें? अब आप बोलोगे ऐसे तो सर पढ़ने की कोई लिमिट ही नहीं है, 10 बार पढ़ लो टैक्स, वो अलग बात है सर, पर 5 बार बहुत होता है कोई सब्जेक्ट को लेके चलना, बहुत बहुत होता है। चलो देखो, डेल्टा लिमिटेड ट्रेड कर द फॉलोइंग अमाउंट टू द अकाउंट ऑफ द रेसिडेंट पेई इन द मंथ ऑफ मार्च 2025 विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। टीडीएस नहीं काटा सर, रेसिडेंट पे ही था, याद है कहानी? सर 30% डिसअलाउड है, ठीक है, तो सर इन दोनों केसेस में इसने टीडीएस नहीं काटा, तो दोनों केसेस में क्या होगा सर? अच्छा, अब इस साल टीडीएस नहीं काटा और अगले साल टीडीएस काट के जमा कर दिया, क्या अगले साल मिल जाएगा? हाँ, 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 जो अगले साल 30% बचा हुआ अमाउंट है बोलेंगे। क्लियर है ना? ठीक है, यही बोल रहा है, अगले साल मिल जाएगा, फिर अगले साल का क्या दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, याद है पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन? नहीं 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 नहीं, ये टीडीएस वाला क्वेश्चन है, ये टीडीएस वाला क्वेश्चन है सर, ठीक है, ये टीडीएस वाला क्वेश्चन है। देखो रेसिडेंट इंडिविजुअल, उसका टर्नओवर दिया हुआ है सर, ये जब हम टीडीएस करेंगे तब देखेंगे सर, जब हम टीडीएस करेंगे तब ये क्वेश्चन देखेंगे सर, क्योंकि एक कमीशन वाली बात है, सैलरी पे कर रहा है, 192 आ जाएगा, 194H आ जाएगा, कमीशन ब्रोकरेज, याद है? ये सब सेक्शंस आ जाते हैं सर। सॉरी, हाँ, ये 10 लाख में क्यों नहीं कटेगा?
सैलरी पे क्यों नहीं? सैलरी में नहीं है, सैलरी के नहीं है। हाँ, तू मेरे को कमीशन और ब्रोकरेज के लिए बोल, मैं मान गया, मैं उसके लिए मना भी नहीं कर रहा, पर सैलरी के लिए नहीं है। आ रही बात समझ? जब अपन टीडीएस पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं, ये रहे, ये तो हम अमेंडमेंट का पार्ट करे थे, याद है? हाँ हाँ बिल्कुल करो कैलकुलेट, आप चाहो आप पहले करो, बाद में मैं बताऊंगा। सर हम प्रैक्टिस करने बैठे हैं, लास्ट है, इसके बाद हम दोबारा टैक्स नहीं उठाएंगे क्वेश्चन के साथ। अब हो गया, बस बहुत पढ़ लिया हम। हो जाए तो बताना ना। पक्का समझ आ रहा है ना कैसे करना है? सर 8,50,000, पहले 6 लाख पे हमने बोला सर 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट, बचा 2,50,000, इस पे 60% सर, ये 5,40,000, याद है ना? पहले 6 लाख पे 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट और 3 लाख दोनों में विचएवर इज हायर, तो हायर तो 5,40,000 आएगा ना, और 2,50,000 का 60% कितना था? 60%। 690 आना चाहिए, मुझे क्या पता, मार दे। एक मिनट, सर बुक प्रॉफिट 10 लाख है नालायकों, बुक प्रॉफिट 10 लाख है, तो ये 2,40,000 है, तो ये आ जाएगा सर 7,80,000। सर बुक प्रॉफिट 10 लाख है ना सर? अच्छा, तो बुक प्रॉफिट 7,80,000 आया सर, रेम्युनरेशन अलाउेबल, तो ये तो 8,50,000 दिया, तो क्या करोगे? ट्रीटमेंट क्या करोगे? गुड सर, याद रखना, एक्सेस रहेगा तो ऐड कर देना, अगर माइनस हो चुका है तो ऐड कर देना, बैठा दिमाग में? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी देखो। Rao and Jain, a partnership firm consisting of two partners, report a net profit of full. क्यों? मान लिया अगर तेरी फर्म को लॉस हुआ तो? ठीक है, यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिया हुआ 17 लाख, सैलरी दिया हुआ 40,000 ईच पर मंथ, पेबल टू 2 वर्किंग पार्टनर ऑफ द फर्म एज ऑथराइज्ड बाय द डीड ऑफ द पार्टनरशिप। ये बिफोर डिडक्शन है ना, याद रखना, सैलरी पहले डिडक्ट नहीं हुई है। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, ये तो अपन माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15% अलाउड नहीं है सर, कितना अलाउड है? 12, तो माइनस करो, 17 लाख माइनस 1.5 लाख माइनस 15 लाख का 12%, 15 लाख का 12% बोलो, सॉरी 5 लाख का, सॉरी 5 लाख का 12%,
माइनस करो, कितना आ रहा है? हाँ, बिफोर डिडक्शन है, हम तो माइनस करेंगे ना इंटरेस्ट। हमें इंटरेस्ट मैक्सिमम 12% मिलता है सर, 15 कैसे ले लेंगे? अच्छा, इन केस अगर क्वेश्चन में 15% माइनस किया हुआ होता तो मैं 3% वापस ऐड कर देता। निकालो निकालो, बुक प्रॉफिट तो निकल गया है, कितना रेम्यूनरेशन दे सकते हैं निकालो। वही कहानी, पहले 6 लाख तक अलाउेबल रेम्यूनरेशन कितना आ रहा है? 10,74,000 इतना आ रहा है, और इसने दिया कितना है? 40,000 इंटू 2 इंटू 12 कितना दिए? 9,60,000 इसने दिया है, और मैक्सिमम अलाउेबल कितना आ रहा है? 1074। कितना ही आ रहा है, क्या चेक करो। तो सिंपल है सर, क्या ये 9,60,000 दे सकता है? यस, दे सकता है सर, विद इन द लिमिट है। करो करो, बाकी लोग भी करो, मैं वेट कर रहा हूँ, बाकी लोग भी करो। नहीं, बाकी लोग कर रहे थे ना, वेट कर रहा हूँ। समझ आया? चलो आओ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, X Limited contributes 20% of basic salary to the account of the employee under a pension scheme. सर कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम? अमेंडमेंट है, कितना परसेंट कर सकते हैं? 14% कर सकते हैं। याद आया? ठीक है। अच्छा, 14% किसका? सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट। ठीक है, तो बेसिक सैलरी इसकी कितनी है सर? 10 लाख। डीए कितना दिया हुआ है? 40%। तो सर 10 प्लस 40% कितना आ जाएगा? 14 लाख इंटू 14%। इतना मैं कर सकता था, कितना की आ रहा है? 1,96,000। इतना मैं कर सकता था, मैंने कितना किया है? बेसिक सैलरी का 20%, 10 लाख का 20%, मैंने 2 लाख कर दिया सर। 4,000 डिसला हो जाएगा, एक्सेस डिसला हो जाएगा सर, ऐड करेंगे अपन। समझ आया? समझ आया? ये रहा अगला क्वेश्चन। ये तो बहुत इजी था यार, याद है क्वेश्चन? ये सिंपल क्या बोल रहा था सर, कि इसने बैंक्स को सेक्शन 43 भी याद है सर? 43 भी क्या बोला था सर? आप पे करोगे तो इंटरेस्ट ले लो सर। ये आदमी ने पे नहीं किया था, इसने क्या किया? इंटरेस्ट को लोन में कन्वर्ट कर दिया। सरकार बोली क्या डिडक्शन मिलेगी? मैंने बोला ना सर, जितना ये पे करता है उतने की मिलती है, अगर पे नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी। अब पे कब तक कर सकते हैं? ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ध्यान रखिएगा सर, ध्यान रखिएगा सर, ये तो सिंपल इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो भाई, 44AA की बात है सर। स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स, क्या बोले थे हम इनके लिए? कब इनको बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा? जब इनका सर ग्रॉस रिसिप्ट, क्योंकि प्रोफेशनल है ना, ग्रॉस रिसिप्ट 3 सालों में अगर 1,50,000 से ज्यादा होगा। सर 3 साल तो नहीं है, 2 साल है, क्या बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा? 3 साल होता तो बुक्स मेंटेन करते, 2 ही साल हुआ सर, उनको बुक्स मेंटेन ही नहीं करना पड़ेगा। स्पेसिफाइड प्रोफेशनल से सेक्शन 44AA पिक्चर में आता है बुक्स मेंटेन करने के लिए, और वो बोलता है सर आपका 3 इयर्स, 3 साल ग्रॉस रिसिप्ट
1,50,000 से ज्यादा होना चाहिए। हाँ, पहले साल ही कम है, बाकी 2 साल ज्यादा है, तो इनको बुक्स मेंटेन करना ही नहीं पड़ेगा, बच गए। ये रहा, नहीं ये नहीं है, ये रहा, ये रहा, देखो ध्यान दो। मिस्टर प्रवीण एंगेज इन द रिटेल ट्रेड, रिपोर्ट्स अ टर्नओवर ऑफ 2,98,50,000। ओ वाओ सर, 2 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है, 3 करोड़ की लिमिट हम इसे दे देंगे, हमें दिक्कत नहीं है सर, प्रोवाइडेड 5% से ज्यादा कैश में नहीं होना चाहिए। चेक कर लेते हैं सर। अमाउंट पेड इन कैश इज 14 लाख। तो आप मेरा क्वेश्चन किसका 5% करोगे? टोटल टर्नओवर का। अब समझ आ रहा है, आप 5% और 44 AB में जो लिखा था उसका डिफरेंस समझ आ रहा है? ये टर्नओवर, इसका 5% करो, कितना रहे? आधा हिंदी आधा इंग्लिश बोलते ना रहे को, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा किसी दिन। पूरा बोल लो, 14,92,500 या 14,92,500 चलेगा, दोनों चलेगा मुझे, बट कुछ भी एक। तो सर इतना तक कैश चलेगा, इससे ऊपर होता तो मैं इसको 3 करोड़ की लिमिट नहीं देता सर। अभी है इस बंदे के पास 3 करोड़ की लिमिट, समझ आया? बैठा दिमाग में। और बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक मोड्स पे करता है ऑन और बिफोर 31 जुलाई। इज इनकम फ्रॉम सेट बिजनेस एज पर द बुक्स के हिसाब से इसकी इनकम 15 लाख है, ठीक है। रिटेल ट्रेड इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 वाज द फर्स्ट ईयर जिसमें वो अपना 44 AD लेके चल रहा है। Is Praveen also eligible for presumptive income, presumptive determination of his income under chargeable to tax for the assessment year 25-26? क्या ले सकता है अभी भी? क्या 44 AD ले सकता है? यस सर, यस सर। इसका टर्नओवर एक्सीड नहीं किया, थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड नहीं करी है, ये अभी भी ले सकता है। इफ सो डिटरमाइन इज इनकम फ्रॉम रिटेल ट्रेड। बताओ इसकी इनकम कितनी है? 2,98,50,000 में 14 लाख हटा देना, 14 लाख पे 8% और बैलेंस पे 6%। ये करो और बताओ कितना आ रहा है? 18,19,000। हाँ भाई दिखा रहा हूं, ये रहा। सब बताओ, आ गया सबका? ठीक है। उसके बाद ये बोला सर, इन केस मिस्टर प्रवीण वांट टू डिक्लेयर प्रॉफिट एज पर बुक्स। इसका बुक्स के हिसाब से प्रॉफिट कितना था? 15 लाख। सर हमने बोला जितना प्रिजम्पटिव है उससे कम दिखाएगा तो तेरे को बुक्स भी मेंटेन करना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट भी करवाना पड़ जाएगा। अब इसकी ड्यू डेट क्या होगी? बोथ द ऑप्शन में। अगर 44 AD लिया तो तेरी ड्यू डेट है 31 जुलाई, और अगर तू टैक्स ऑडिट में गया तो तेरी ड्यू डेट क्या हो जाएगी? फाइलिंग ऑफ रिटर्न बोल रहा है, एडवांस टैक्स की नहीं, फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या हो जाएगी बताओ? गुरुजी हारी जा रहे हो आप। बताओ सर क्या डेट हो जाएगी, जल्दी बताओ। अगर टैक्स ऑडिट में गया तो उसकी ड्यू डेट क्या हो जाएगी? 31। नहीं, बहुत अंतर है 30 और 31 में। 31 अक्टूबर सर, एक दिन में दुनिया पलट जाती है, ठीक है। क्लियर है सबको? और मैडम आप कहाँ से लाए थे 30 जुलाई? जो जून भी है, जो भी यहाँ से लाए थे
वो बहुत खतरनाक था मैम, बहुत खतरा लाई थी भाई, कहीं से लाई थी। चलो चलो इधर ध्यान दो। Mr. X commenced the business of operating a vehicle on 1/4/2024. He purchased the following vehicle during the previous year 24-25. Compute his income under the section 44A. चलो देखो सर, ग्रॉस व्हीकल वेट 7000, नंबर 2 है, डेट ऑफ परचेस 10/4/2024 है। पहली चीज इसमें ये दिमाग में बैठाओ, जब भी 44A का क्वेश्चन होगा मेरे को पुट टू यूज से कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई भी मंथ में एक दिन भी अगर वो ट्रक रही मेरे पास तो वो पूरा मंथ काउंट करता हूं मैं। ये इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन बना लेंगे, क्वेश्चन बड़ी बात नहीं है, इंपॉर्टेंट बात समझो। सर क्वेश्चन क्या बड़ा है सर, अगर 12,000 से कम है तो लाइट गुड व्हीकल है। लाइट गुड व्हीकल के केस में कितना था, 7500 इंटू 12 इंटू 2, ये भी वही आएगा 7500 इंटू 12 इंटू 1। अच्छा मंथ भी तो 12 नहीं आएगा, यहाँ पर 12 मंथ नहीं आएगा। नेक्स्ट वाले में कितना मंथ आएगा, बताओ कितना मंथ आएगा, एक। सोच क्या रहे हो, मार्च की कहानी है। अगला सर 7500 इंटू कितने महीने, कितने महीने, इंटू 9। अगला 7500 इंटू कितने महीने, 3 मंथ्स, जनवरी फेब मार्च। अगला सर ये हैवी गुड्स व्हीकल है क्योंकि 12,000 से ज्यादा हो गया सर, तो यहां पर हम लेंगे 1000 इंटू इंटू 15 टन, 15 टन, एक टन 1000 किलो, अभी क्या बोल रहा हूँ, एक टन 1000 किलो। आई एम सॉरी 1000 किलो ठीक है, 1 टन 1000 किलो इंटू इंटू मंथ कितने, पहले मंथ बोलो, 8 मंथ्स इंटू 2। अगला सर 1000 इंटू 15 इंटू कितने मंथ्स, 2 मंथ्स इंटू 1। और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा पुट टू यूज से सर, पुट टू यूज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बनाओ ये क्वेश्चन, टोटल करो, मैं तो सब कुछ लिख के दे दिया हूं। 6,82,000, करो सब करो। नहीं नहीं, लिखने की आदत होनी चाहिए भाई। हो जाए तो बताना ना, ये बता रहा है ऐसा 6,82,500। पहले बहन पे को अप्रूव करी, हाँ सही है, उसके बाद बोलती है नहीं नहीं मेरा भी यही आंसर है। ये रहा, आया तेरा, ठीक है, कैलकुलेशन बचा है, कर ले, मैं वेट कर लूंगा, कर ले। कोई बात नहीं, सेम। मेमोरी प्लस का यूज नहीं करता तू, हाँ मैं कैल्सी देख लिया था, मैं तेरा कैल्सी देख रहा था, तू मेमोरी प्लस का यूज नहीं कर रहा है।
लंबा टाइम लगेगा, मेमोरी प्लस का यूज नहीं करेगा तो एग्जाम में। आ गया ना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। Miss Vivita, a resident and an ordinary resident in India, has derived the following income from various operations relating to plantation and estates owned by her during the year ended 31st March 2025. Income from sale of centrifuge latex processed from rubber plant grown in Darjeeling. रबर का परसेंटेज बोलो। याद है ना सर, एग्रीकल्चर और बिजनेस। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड इन यारक्यूट तमिलनाडु। ग्राउंडेड रोस्टेड नहीं है बहन, ठीक है। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड ग्राउंडेड इन कोलंबो। सेल कंसिडरेशन वाज रिसीव्ड इन चेन्नई। ए रुको, अबे कोलंबो इंडिया में नहीं है सालो, फ्लो फ्लो में। हाँ हाँ, तो कौन सा इनकम है ये, कितना परसेंट? गलत, पूरा ये बिजनेस इनकम है सर। सर इंडिया से बाहर एग्रीकल्चर कर रहे हो, पूरा ही बिजनेस इनकम है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड इन शिमला, ये 40-60 है। इनकम फ्रॉम सैपलिंग एंड सीडलिंग ग्रोन इन अ नर्सरी एट कोचिन। बेसिक ऑपरेशन वाज नॉट कैरिड आउट बाय हर ऑन लैंड। नर्सरी है सर, पूरी एग्रीकल्चर इनकम है। ये सिंपल ही तो था, ये तो परसेंट मल्टीप्लाई करने का था। हाँ, लास्ट टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन। चलो पीजीपी के टेस्ट योर नॉलेज वाले क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्वेश्चन 1, सबसे पहले नीचे आके पढ़ो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। कंप्यूट द डिप्रिसिएशन अलाउएबल टू द एसएससी एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड द डब्ल्यूडीवी ऑफ द डिफरेंट ब्लॉक ऑफ एसेट as on 31st March 2025 if we exercise the option of shifting out of the default tax regime and if we pay tax under default tax regime। मतलब हमें दोनों तरीके से निकालना है सर, नॉर्मल प्रोविजन और 115 बीएसी। चलो दोनों तरीके से दिमाग लगाते हैं। देखो, मिस्टर वीनस एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। पर्टिकुलर्स टू द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट चेन्नई फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2025, ठीक। WDV of the plant and machine on 31st March 2024 is 30 lakh, ठीक। Depreciation including additional depreciation for the previous year 23-24 is 4.75 lakh। अब एक खास बात आप ध्यान दो, तो सर आपको ध्यान देना 1/4/2024 की ओपनिंग वैल्यू नहीं दी हुई है सर, दीच नहीं है सर, क्योंकि ये WDV 31st मार्च की दी हुई है। डेप्रिसिएशन दिया हुआ सर 23-24 का, 1/4/2024 का ओपनिंग WDV दी नहीं है, ओपनिंग वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो हम कैसे निकालेंगे सर, इसको माइनस कर लेंगे तो हमारी ओपनिंग वैल्यू आ जाएगी। तो अपन एक काम करते हैं, पेज ऐड करते हैं और क्वेश्चन करते हैं। पहले इसको नॉर्मल प्रोविजन से सॉल्व करते हैं। ये क्या हो गया,
इसको क्या हो गया, 1 मिनट जाओ ये ना, कहाँ से होता था स्क्रॉलिंग, इसको वर्टिकली रहने देते, ठीक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया, बट ये रहा जो हमने पेज ऐड किया। तो सर हमने बोला था सर हम अभी नॉर्मल प्रोविजन से चल रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल प्रोविजन बोल लो या फिर ऑप्शनल स्कीम भी बोल लो। सर एग्जाम में कोई भी नाम से आता है, नॉर्मल या ऑप्शनल, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो सर हमें तो वैल्यू दी हुई है सर WDV 30 लाख, ठीक है, माइनस 4.75 लाख। तो सर ओपनिंग WDV निकल जाएगी हमारी सर 30 माइनस 4.75 है ना, हाँ ठीक है। तो 30 माइनस 4.75 यह आ जाएगा सर आपका 25.25, ठीक। इसमें हमें 15% नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है सर न्यू मशीनरी परचेज ऑन 1/9/2024 सर, जिसकी वैल्यू 10 लाख है। नाइस, तो हमने नई मशीनरी परचेज करी सर, ऐड कर लो न्यू मशीनरी 10 लाख की परचेज की है सर। इसमें हमें नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी मिलता है, एडिशनल भी मिलता है, दोनों मिलता है सर, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट न्यू मशीनरी परचेज ऑन 1/11/2024 फॉर 8 लाख, ठीक है, 8 लाख की नई मशीन परचेज की है। तो ध्यान देना सर 8 लाख की नई मशीन एक और लिए सर, न्यू मशीन, ठीक। तो इस पे भी सेम कहानी होती सर, नॉर्मल और एडिशनल मिलता है सर जब तक कुछ और ना बोले, अभी अपन नॉर्मल स्कीम से चल रहे हैं, ठीक। फिर है कंप्यूटर परचेज सर, कंप्यूटर तो एक अलग ही ब्लॉक में चले जाएगा सर, और परचेज कब हुआ है सर 3 जनवरी को। तो सर याद रखना कि सर ये 3 जनवरी से लेके 31 मार्च 2025 तक सर 180 डेज से कम पुट टू यूज है। तो इस पे जो डेप्रिसिएशन मिलता है हमें 40% मिलता है, बट अभी तो 40% का भी 50% मिलेगा। तो सर 4 लाख इंटू 40%, उसका भी 50%, ये आ जाएगा सर 80,000, ठीक है। चलो कंप्यूटर का तो काम अपन यही कर लिए। अच्छा एक मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूँ इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में अपन नीचे पढ़ेंगे, कुछ दिया हुआ है क्या। अगर कंप्यूटर के बारे में ये दिया रहे कि ये जनरेशन विंग में, तो सर याद रखना इसमें एडिशनल भी मिलता है। अगर ऑफिस वगैरह रहा तो एडिशनल नहीं मिलेगा, थोड़ा ध्यान देने वाली बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये जूम क्यों नहीं होता, ठीक है आगे देखते हैं। अगला पॉइंट देखो, ऑल द एसेट्स वर परचेज बाय अकाउंट पे चेक, ठीक है, ऑल द एसेट्स वर पुट टू यूज इमीडिएटली। नाइस, न्यू मशीनरी परचेज ऑन 1/12/2024, इस मशीन की बात हो रही है सर। एंड कंप्यूटर हैज बीन इंस्टॉल्ड इन द ऑफिस, ओ माय गॉड सर, ये तो वैसे ही जो परचेज हुआ था सर 1 दिसंबर को हुआ था। अब ये 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च सर 180 डेज से कम पुट टू यूज है, तो इसमें तो डेप्रिसिएशन हमें वैसे भी डिवाइड बाय 2 होने वाला था सर। पर एक खास बात इसमें ये है कि सर इसमें हमें एडिशनल नहीं मिलेगा। सर क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यू प्लांट एंड मशीन ऑफिस में इंस्टॉल हुई है। सर हम तो पढ़ के आए सर, प्लांट एंड मशीन जो मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए हो, जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन पावर के लिए हो, तो मिलता है एडिशनल। तो इसमें एडिशनल नहीं मिलेगा, नॉर्मल आप क्लेम कर सकते हो। अगला देखो, During the year ended 31st March 2024, a new machine has been purchased on 31st October 2023. सर ये 22-23 की कहानी है। तो 22-23 में एक एसेट परचेज की थी सर, वो भी 10 लाख की, जिसमें हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम किया था, बट पूरा नहीं क्लेम कर पाया होऊंगा। क्यों सर, 31 अक्टूबर को परचेज किया था, तो 31 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक सर 180 डेज से कम पुट टू यूज था, तो मैंने डेप्रिसिएशन पूरा क्लेम नहीं किया था। तो सर मैंने 10 लाख का 20%, जो कि 2 लाख रुपए होना चाहिए था, बट सर मैंने तो डिवाइड बाय 2 करके 1 लाख ही क्लेम किया था। तो बैलेंस 1 लाख क्या इस साल क्लेम करूंगा? यस, मैं क्लेम कर सकता हूं, बैलेंस 1 लाख मैं इस साल क्लेम कर सकता हूं। तो सर मेरे पास
अच्छा, यहाँ पर इसको अपन डेप्रिसिएशन में लिख लेते हैं कि सर डेप्रिसिएशन हमारे पास, इसको मैं प्रॉपरली लिख देता हूँ, 1 लाख एडिशनल वाला ना, ये एडिशनल डेप्रिसिएशन जो हमारे पास है सर, ठीक है। अगला देखो, डेप्रिसिएशन का रेट इन्होंने बोला 15%। एसएससी हैज नो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज एंड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। इनके पास पहले का कोई भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन नहीं है। चलो फिर निकालते हैं डेप्रिसिएशन का अमाउंट। टेंशन क्या है, 25.25 इंटू 15%, ये आ रहा है सर 3.7875, ठीक है। फिर 10 लाख, इसका 35%, ये 3.5। सर मैं नॉर्मल और एडिशनल दोनों को एक साथ ऐड करके निकाल रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मल और एडिशनल को एक साथ ऐड करके निकाल रहा हूँ, एग्जाम में आप अलग अलग प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फिर 8 लाख की एसेट थी, उसमें अपन को नॉर्मल मिलेगा 15%, वो भी डिवाइड बाय 2, क्योंकि 180 डेज से कम पुट टू यूज है, तो ये 0.60 आ जाएगा, ठीक है। और सर हमारे पास पहले से एडिशनल डेप्रिसिएशन 1 लाख जो पिछली बार क्लेम नहीं कर पाए थे, प्लस कंप्यूटर का तो है सर, कंप्यूटर का अपन कितना लिखे थे ऊपर, 80,000, 0.80 कंप्यूटर का, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 3.387 नहीं 3.7875 प्लस 3.5 प्लस 0.60 प्लस 1, तो ये आपका आ रहा है सर इतना। प्लांट एंड मशीन का आ रहा है सर आपका 8.8875, ठीक है। और कंप्यूटर का ये दिया हुआ है प्लस 0.80, तो टोटल डेप्रिसिएशन है सर 9.6875। ये तब है जब मैं नॉर्मल स्कीम में हूं। अगर मैं 115 बीएससी में आता हूं तो चेंजेस क्या आएगा सर, चेंजेस ये आएगा कि आपको ये 1 लाख नहीं मिलेगा। अगर मैं 115 बीएससी में आया तो नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 115 बीएससी में आया तो ये 1 लाख का डिफरेंस आएगा, प्लस सर ये जो आपने 20% एडिशनल क्लेम किया ना सर, वो भी नहीं मिलेगा। तो प्रैक्टिकली इसमें से अपन 3 हटा देंगे, ये 3 हटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा सर 6.6875। अब एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा सर आप तो चलो शॉर्ट में समझा दिए, समझ आ गया सर, पर क्या हम भी एग्जाम में से शॉर्ट फॉर्म में कर सकते, शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं? यस, वर्किंग नोट में आप कर सकते हो, बट ऐसा मत करना कि इतना शॉर्ट कर दी कि उसे ही समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ 3 लाख का। आप ये बताना सर कि ये 3 लाख एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला है, जो अगर हम 115 बीएससी ऑप्ट करते हैं तो हम इसको क्लेम नहीं कर सकते। आई बात समझ? मेरे हिसाब से सिंपल क्वेश्चन था, इजी था, आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहे हैं हमें, मिस्टर अभिमन्यु, ध्यान दो, is engaged in the business of generation and distribution of electric power. Okay. He ought to claim depreciation on the WDV for the income tax purpose. For the following detail, compute the depreciation allowable as per the provision of Income Tax Act 1961 for the assessment year 25-26, assuming he has exercised the option of shifting out of the default tax regime. मतलब ये नॉर्मल चलना चाहता है, ओके। तो आपको ओपनिंग WDV दी हुई है, नहीं दी हुई है सर, 31 मार्च 2024 की दी हुई है। तो सर ये तो सेम कहानी हो गई ऊपर जैसे, कितना हो जाएगा 50 लाख माइनस 7.50, ये आ गया सर आपका 42.5, ये ओपनिंग WDV हो गई सर। न्यू मशीनरी परचेज ऑन 12 अक्टूबर 2024, नई मशीनरी परचेज किया है सर, इस पे अपन नॉर्मल भी लेंगे प्लस एडिशनल भी लेंगे, दोनों डेप्रिसिएशन लेंगे सर। मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम कोलंबो, सर इस पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा सर, बाहर से इंपोर्ट किया सर। सेकेंड हैंड न्यू कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन द जनरेशन विंग, देखो मैंने बोला था आपको जनरेशन विंग, अगर ये लिखेगा तो उस केस में हमें कंप्यूटर में भी एडिशनल मिलेगा सर, तो 40 प्लस 20 डेप्रिसिएशन मिलेगा, तो प्रैक्टिकली 60% डेप्रिसिएशन मिल जाएगा कंप्यूटर में। तो हमसे क्या बोले सर, ऑल द एसेट्स आर परचेज थ्रू अकाउंट पे चेक, आपको बताना है डेप्रिसिएशन कितना है। तो सिंपल है, ये तो हम कर लेंगे सर इंटू 15%, सिर्फ डेप्रिसिएशन ही तो मल्टीप्लाई करके बताना है। 42.5 इंटू 15%, मेमोरी प्लस 10 लाख इंटू 35%, मेमोरी प्लस 9 इंटू 15%,
मेमोरी प्लस एंड 2 into 60% मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल। सर ये कंप्लीट डेप्रिसिएशन 12.425 मैंने सबका प्लांट मशीन कंप्यूटर सबका ऐड करके फाइनल डेप्रिसिएशन आपको ये बताया सर कि टोटल इसका डेप्रिसिएशन इतना आएगा। समझ आया? बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन था। अच्छा एक चीज इसमें ध्यान रहने वाली बात कि सर ये हमने बोला तो कि ये 1210 का है, बट इसमें हमने पूरा डेप्रिसिएशन ले लिया। इसको आपको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा ना सर, क्योंकि 180 डेज से कम पुट टू यूज है, तो ये हो जाएगा डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज होगा सर। ये हमने बोला तो था बट लिखने में गड़बड़ कर दी सर। तो ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना हो जाएगा सर? 42.5 इंटू 15% मेमोरी प्लस 10 लाख इंटू 35% डिवाइड बाय 2, ये 1.75 मेमोरी प्लस 9 लाख इंटू 15% मेमोरी प्लस एंड 2 लाख इंटू 60% मेमोरी प्लस। ये आ रहा है सर 10.675। ये हमने सर डिवाइड बाय 2 करना भूल गया था, जिसको हमने बोला था सर डिवाइड बाय 2 होगा क्योंकि 180 डेज से कम पुट टू यूज है। समझ आया? सिंपल इजी क्वेश्चन था सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। देखो, examine with reason the allowability of the following expenses incurred by Mr. Manav, a wholesale dealer of commodities, under the Income Tax Act 1961 while computing the profit and gain from business or profession. If he has exercised the option of shifting out of the default tax regime. नॉर्मल चल रहा है, आपसे पूछ रहे हैं ये सब खर्चे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग इन कंप्लायंस विद CSR एक्टिविटी। सर नहीं मिलता है, CSR एक्टिविटी का खर्चा नहीं मिलता है। अगला देखो, परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन। मिल जाता है सर, हमारे पास सेक्शन जिंदा है सर। सेक्शन 35 AD में क्लेम करेंगे ना सर, 100% क्लेम कर लेंगे। अगला, इंटरेस्ट ऑन लोन पे टू मिस्टर एक्स अ रेसिडेंट 50,000 ऑन विच TDS हैज नॉट बीन डिडक्टेड। सेक्शन 40 डिसअलाउंसेस याद है, जिसमें हमने बोला था सर अगर हम किसी रेसिडेंट को पे कर रहे हैं और हमने अगर उसका TDS नहीं काटा तो 30% डिसअलाउ हो जाएगा। तो 50,000 का 30% डिसअलाउ हो जाएगा, तो अलाउ कितना होगा? 35,000। याद रखना, हमें ऊपर क्वेश्चन में अलाउएबिलिटी पूछा है, तो कितना अलाउ हो जाएगा? 35,000। सर CTT सेक्शन 36 में अलाउड है, STT सेक्शन 36 में, PGEP में अलाउड है। कैपिटल गेन होता तो नहीं देता, PGEP है इसलिए दे दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, एग्जामिन विथ रीजन फॉर द फॉलोइंग सब डिविजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स हैविंग रिगार्ड टू द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। देखो, फॉर अ डीलर इन शेयर्स एंड सिक्योरिटी STT पेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इज अ परमिशेबल बिजनेस एक्सपेंडिचर। क्या ये सही है? हाँ सर, सेक्शन 36 पिक्चर में आता है और वो बोलता है मैं तो दिया ये खर्चा। अगर कैपिटल गेन होता तो नहीं देता। Where a person follows mercantile system of accounting, an expenditure of 25,000 has been allowed on accrual basis. And in the later year, in respect of the said expenditure, SSC makes the payment of 25,000 through a cross check. 25,000 can be a profit and gain under section 48(3)(a) in the year of payment. Yes sir, पहले accrual basis में allowed हुआ, बाद में cross check को हमने cash माना तो हमने बाद में disallow कर दिया। Simple, तो ये भी true है। Next, अगला बोल रहा है इट इज मैंडेटरी टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन। हाँ सर, डेप्रिसिएशन क्लेम करना मैंडेटरी, सेक्शन 32 पिक्चर में आता है सर। अगला देखो, द मेडिक्लेम प्रीमियम पेड टू GIC बाय मिस्टर लोमेश फॉर हिज एम्प्लॉयज बाय एन अकाउंट पे चेक। वेरी नाइस सर, अगर ये कैश में होता तो नहीं मिलता, वहां पर लिखा हुआ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय एनी मोड अदर देन कैश। मिल जाएगा मिल जाएगा सर ये। अगला, under section 35 DDA, amortization of expenditure incurred under eligible voluntary retirement scheme at the time of retirement alone can be done. सर ये खर्चा हम एक बार में पूरा क्लेम नहीं करते। अगर आपको याद हो तो हम इसको 1/5 करके 5 इंस्टॉलमेंट्स में क्लेम करते हैं, तो एक बार में आप पूरा क्लेम नहीं कर पाओगे सर, 1/5 करके क्लेम कर सकते हो सर। अगला देखो, an individual engaged in trading activity and exercise the option of shifting out of the default tax regime under section 115 BAC can claim additional depreciation. हाँ जी, क्लेम कर सकते हैं सर। and installed in the trading concern, नहीं सर, हम पढ़ के आए हैं। आप एडिशनल लोन, मैं कब मना किया आपको, पर एडिशनल डेप्रिसिएशन न्यू प्लांट एंड मशीन जहां पर मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल है और थिंग हो, या फिर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो, सर ट्रेडिंग कंसर्न में नहीं मिलता है सर।
फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। समझ आया? अगला क्वेश्चन देखो, एग्जामिन विद रीजन द अलाउएबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। बताओ भाई, ये सब एक्सपेंस मिलेगा नहीं मिलेगा, ये बोल रहा है सर। Provision made on the basis of the actuarial valuation for the payment of gratuity of 5 lakh. However, no payment. अरे भैया, आपने प्रोविजन बनाया था ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल वैल्यूएशन, आपको ये खर्चा मिल जाता प्रोवाइडेड आप पेमेंट तो करते, आपने तो पेमेंट ही नहीं किया सर, तो ये खर्चा नहीं मिलेगा। अगला, परचेज ऑफ ऑयल सीड्स ऑफ 50,000 इन कैश फ्रॉम अ फार्मर ऑन अ बैंकिंग डे। सर क्या ये खर्चा मिल जाता है? हाँ सर, ये फार्मर है, फार्मर को कोई दिक्कत नहीं आती है, रूल 6DD पिक्चर में जिंदा है सर, अलाउ कर देते हैं हम। अगला, टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परचेज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय। सर ये खर्चा नहीं मिलता, सेक्शन 40 पिक्चर में आ जाता है, एम्प्लॉयर को ये खर्चा नहीं मिलता। पेमेंट ऑफ 50,000 बाय यूजिंग क्रेडिट कार्ड फॉर फायर इंश्योरेंस, ये मिल जाएगा, इस पे ऐसा कोई इशू नहीं है सर। सैलरी पेमेंट ऑफ 10 लाख टू मिस्टर एक्स आउटसाइड इंडिया बाय कंपनी विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस, नहीं सर, सेक्शन 40 पिक्चर में आता है, टीडीएस काटना पड़ता है, अलाउ नहीं होगा। पेमेंट मेड इन कैश 30,000 टू ट्रांसपोर्टर, सर सेक्शन 40A3, ट्रांसपोर्टर को अपन 35,000 तक कैश दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। Examine with reason whether the following statement are true or false with regard to the provision of Income Tax Act 1961. देखो, पेमेंट मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन 16/5/2025 फॉर 25,000 थ्रू अ क्रॉस चेक इज हिट बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 40A3। यस सर, क्रॉस चेक को तो हम कैश मानते हैं सर, और अगर कैश मानते हैं तो 10,000 से ज्यादा हम कैश में नहीं कर सकते। ट्रू, सही है सर। इट इज द कंडीशन प्रेसिडेंट टू राइट ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेटर टू क्लेम डिडक्शन फॉर बेड डेट। यस सर, जिसको आप बेड डेट क्लेम करना चाहते हो पहले आप उसे इनकम तो दिखाओ। ट्रू। अगला देखो, failure to deduct tax at source in accordance with the provision of chapter 17B inter alia for the accounts payable to a non-resident as rent or royalty will result in disallowance while computing the business income where the non-resident payee has not paid the tax on such income. Yes sir, TDS काटा नहीं, उसने उसमें टैक्स दिया नहीं सर, खत्म। ट्रू सर, वो खर्चा आपको नहीं मिलेगा। समझ आया? अब एक अच्छा बड़ा क्वेश्चन है, ये बड़ा क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान देना। देखो क्वेश्चन नंबर 7, मैं आपको ना पीजीपी की एक टेक्निक सिखाता हूँ क्वेश्चन पढ़ने की, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात हमेशा याद रखना, जैसे कोई भी बड़ा क्वेश्चन हो तो हमें सबसे पहले, चाहे बड़ा हो या छोटा क्वेश्चन हो, आप पहले नीचे आके पढ़ा करो उसमें बोल क्या रहा है। देखो, you are required to compute the profit and gain of Mr. Shivam under presumptive under section 44 AD and profit and gain as per the regular provision of the act। regular provision मतलब normal scheme, ठीक है, या फिर optional scheme of the act, assuming he has exercised the option of shifting out of the default tax regime, assume that the whole of the turnover received by the account paycheck or use of electronic clearing system through bank account during the previous year। मतलब ये हमें कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है प्रिजम्पटिव इनकम के बेसिस में भी निकालने का, ठीक है, और इसने बोला भी है वैसे तो 44 AD के बेसिस में हमें निकालना है, ठीक। तो ये हमारे बात काम की होती है। चलो ऊपर क्वेश्चन पढ़ते क्या बोल रहे हैं। Mr. Shivam, a retail trade of coaching gives the following trading and profit and loss for the year ended 31st March 2025। अब ऐसे बड़े क्वेश्चन में आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट को यहाँ पर, सर बहुत सारे स्टूडेंट ये स्टार्ट गलत करते हैं, यहाँ पर उन्हें ये बात लिखनी चाहिए कि हमें क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालने बोला है, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ शिवम, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ, हर एक स्टूडेंट को लिखना चाहिए कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन ऑफ शिवम फॉर द असेसमेंट ईयर। जो भी असेसमेंट ईयर का आप निकाल रहे हो ये लिखा करो। अगर आप ये हेडिंग नहीं लिखते हो ना सर तो आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाता है, फिर आप बोलते हो ना सर टैक्स में मार्क्स कहाँ कटता है, तो ये छोटी छोटी बातें यहाँ पर टैक्स में मार्क्स कट जाता है। तो कोई भी स्टूडेंट सबसे पहले ये लिखेगा, उसके बाद अपन लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर ये हो जाएगा पर्टिकुलर्स, दो कॉलम बना लेते हैं, एक इनर कॉलम और एक सीधा आउटर कॉलम। चाहो तो एक कॉलम से भी इसमें काम बन सकता है। तब पर्टिकुलर्स क्या हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, नहीं नहीं लिखना चाहिए शॉर्ट में, डेंजरस होता है, शॉर्ट में लिखोगे मार्क्स कटेगा। उसके बाद यहाँ पर लिखना चाहिए आपको सर पीजीबीपी। सर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, आपको कंप्लीट लिख के आना है। ये बात क्रिस्टल क्लियर है। अब एक बात ध्यान से सुनो, जैसे ये क्या होता है, मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ।
सर एग्जाम में क्या होता है, अगर आप सोचो कि बड़ा क्वेश्चन है, पहले एक बार पूरा पढ़ लो, फिर जब आप सॉल्व करने जाओगे फिर वापस करते जाना, पढ़ते रहना, तो ये प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एग्जाम में ना टाइम शॉर्ट होते हैं। ये कब, जो बड़ा वाला क्वेश्चन होता है सर, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन में मेरे को क्या लगता है, देखो हमें ये तो समझ आ रहा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, सर हमें कहाँ से कहानी चालू करनी है, नेट प्रॉफिट से कहानी चालू करनी है। तो ये हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे नेट प्रॉफिट। मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि लाइन तो लगेगी सर, ठीक। सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट, ठीक। तो नेट प्रॉफिट हमें कितना दिया हुआ था, 50,000। फिर इसमें लिखेंगे ऐड, ठीक, थोड़ा सा गैप देके लेस, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक एक चीज पढ़ते जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते जाते हैं। सर हमारे पास एग्जाम में टाइम नहीं होगा कि हम 4 बार क्वेश्चन पढ़ पाए, नहीं तो टाइम सर सीरियसली निकल जाएगा। आपको लगेगा सर टाइम शॉर्ट हो गए, मेरे हिसाब से आप एक काम करो, पढ़ते जाओ। देखो सेल्स, पहले क्रेडिट साइड पढ़ता हूं मैं क्योंकि आइटम्स कम होते हैं। सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम यूटीआई। सर मेरे को ये समझ आ गया, इनकम फ्रॉम यूटीआई यहां तो नहीं आता सर, ये इनकम आती है सर आईयूएस में। ये क्रिस्टल क्लियर है सर। हमें इस क्वेश्चन में आईयूएस की इनकम बोला नहीं है, बट इसका ट्रीटमेंट तो करना होगा। मैं आपको ना ऑल टुगेदर पूरी चीजें समझाता हूँ, सिखाता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि आप एग्जाम में जब टोटल इनकम के क्वेश्चंस बनाओगे तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझो कैसे करना होता है। जैसे इनकम फ्रॉम यूटीआई दिया हुआ है, ध्यान देना सर। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको लेस में लिख लेता हूँ, ध्यान दो सर, ठीक है। पहला मेरे को मिल गया सर इनकम फ्रॉम यूटीआई, कितनी इनकम है सर, 2400। ये यहां से हट जाएगा सर, आ रही बात समझ। अब मैं, अभी इस क्वेश्चन में तो सर सिर्फ पीजीवीपी बोला है, अगर टोटल इनकम बोलता तो मैं क्या करता हूँ, जिस ट्रांजेक्शन का जितनी जगह इंपैक्ट आता है उतनी जगह उसको लिखते जाता हूँ। ये यहाँ पर हो गया। अभी मेरे को अगर टोटल इनकम बोलता तो मैं क्या करता पता है, यहाँ पर आईयूएस लिखता और आईयूएस में जाके लिखता सर इनकम फ्रॉम यूटीआई, ताकि क्या होता है बाद में दोबारा मेरे को वो ट्रांजेक्शन देखना ना पड़े, वो मिस्टेक ना हो। समझ आई बात, ध्यान रखने वाली बात, ठीक है। नेक्स्ट, क्रेडिट साइड तो हो गया। डेबिट साइड देखो, ओपनिंग स्टॉक से मुझे कोई दिक्कत नहीं, परचेस ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट ठीक है, सैलरी दी हुई है, रेंट एंड रेट्स दिए हुए हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन ठीक है, डेप्रिसिएशन मेरे को ये तो क्रिस्टल क्लियर है सर, ये वाला डेप्रिसिएशन आएगा नहीं सर, ठीक है। जब तक कुछ और ना बोल दे नीचे, डेप्रिसिएशन ये वाला नहीं आता। तो डेप्रिसिएशन को मैं अभी स्टार करके रख देता हूँ। मुझे इतना पता है डेप्रिसिएशन मुझे ऐड बैक करना है, तो एक काम करता हूँ मैं ऐड ही कर लेता हूँ, हाथों हाथ कर ही लेता हूँ सर। ये वाला डेप्रिसिएशन तो नहीं आता है सर, डेप्रिसिएशन 1,05,000, क्योंकि डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स आता है, नॉट एज पर बुक्स आता है, ठीक है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ठीक है। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स, सर ये यहाँ क्यों आएगा, ये यहाँ पर आता ही नहीं सर, ये तो कैपिटल गेन हेड में जाता है। अभी मैं अगर टोटल इनकम का क्वेश्चन बनाता तो इसको रेस्पेक्टिवली कैपिटल गेन में भी जाके लिख देता। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ पीजीवी की इनकम निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स इसको ऐड कर लेते सर, ये यहाँ आएगा ही नहीं, लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स, ठीक है। शॉर्ट में मैंने अभी छोड़ दिया, अभी फुल सेंटेंस नहीं लिख रहा हूँ। तो कितना है, 8100, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर आपको दिया हुआ जनरल एक्सपेंस, इससे कोई दिक्कत नहीं, नेट प्रॉफिट, इससे तो मेरी जिंदगी चालू हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। It was found that some stocks were omitted to be included in both opening and closing stock, the value of which are, opening stock की वैल्यू इतनी है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इतनी है। तो सर अब अपन क्या करेंगे, नीचे के एक एक आइटम, अब देखो मस्त वाली बात, मैंने ऊपर जितना पढ़ लिया, ऊपर जितना पढ़ा उसमें जो रिस्पेक्टिव ट्रीटमेंट मेरे को समझ आया मैंने कर लिया। अब जो नीचे पढ़ते जाऊंगा उससे रिलेटेड जो ट्रीटमेंट्स आएंगे वो मैं करते जाऊंगा। अब मुझे ऊपर दोबारा जाके नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये मेरा टाइम सेव हुआ है। ये टेक्निक सीख लो तो ये जो टोटल इनकम के क्वेश्चन बनाते हैं ना, इसमें आप बहुत टाइम सेव कर लोगे और चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो और सही भी आ जाए, ठीक है। तो देखो सर ये ओमिटेड है, तो हमने ओमिट कर दिया सर, ओपनिंग स्टॉक 9,000 का डालना और क्लोजिंग स्टॉक 18,000 का। तो ओपनिंग स्टॉक हम बढ़ाएंगे तो उससे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। ओपनिंग स्टॉक अभी तो मैं सर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ता है सर 18,000, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ती है, देखो सैलरी इंक्लूड्स 10,000 पेड टू हिज ब्रदर व्हिच इज अनरीजनेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 2,000।
तो सर हम पढ़ के आ चुके हैं सर, एक्सेसिव अनरीजनेबल पेमेंट्स अलाउड नहीं होते हैं। याद है ना सर, एक्सेसिव और अनरीजनेबल पेमेंट मेड टू स्पेसिफाइड पर्सन या रिलेटिव वो अलाउड नहीं होते हैं। तो सर कितना एक्सेसिव और अनरीजनेबल पेमेंट है? 2000। तो ये 2000 हमें अलाउड नहीं होगा, तो इसको अपन यहाँ लिख लेते हैं, सैलरी 2000। अगला, द होल अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वाज पेड इन कैश बाय वे ऑफ वन टाइम पेमेंट टू मिस्टर रमेश। अब देखो यहाँ पर अमाउंट नहीं दी हुई है, इसीलिए मुझे ऊपर जाके देखना पड़ा, अदरवाइज मेरे को वो भी नहीं देखना पड़ता। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कैश में अलाउड नहीं होगा सर। चलो यहाँ लिख लेते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 23,200, ठीक है। उसके बाद है, देखो डेप्रिसिएशन का पॉइंट मिल गया, ये बुक्स वाला डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा नहीं। इसके बाद आपको दिया हुआ है सर 4,20,000 प्लस ये देखो डेप्रिसिएशन दिया हुआ है ना, ओपनिंग प्लांट एंड मशीन की वैल्यू है 4,20,000। तो सर एक मशीन लेके आया 70,000 की और एक बेच दिया है 50,000 की, तो प्लस 70,000 माइनस 50,000, तो ये आ रहा है सर 4,40,000, ठीक है। 4,40,000 और डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है सर प्लांट एंड मशीन में? 15%। तो सिंपल है, ये तो वैसे भी 180 डेज से ज्यादा पुट टू यूज की कहानी है, तो पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो इसका 15% 66,000। तो आओ सर डेप्रिसिएशन लिखेंगे सर, लेस में लिखेंगे, ऊपर वाला तो डेप्रिसिएशन ट्रीटमेंट कर चुका हूँ, लेस में लिखते हैं सर एज पर इनकम टैक्स कितना? 66,000। विश्वास करो ये टेक्निक अप्लाई करके देखो, बहुत काम आएगी, बहुत टाइम सेव होगा सर। 2 बार क्वेश्चन पढ़ने का समय नहीं होता एग्जाम में, मैं क्या किसी भी स्टूडेंट से जाके पूरे लोग प्रैक्टिकली नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। उसके बाद रेंट एंड रेट्स इंक्लूड जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ 3400 पेड ऑन 7/4/2025, कोई दिक्कत नहीं है सर। हम पढ़े हैं सेक्शन 43B और ये बोलता सर ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अगर आपने पे कर दिया तो हम आपको वो एक्सपेंस अलाउ कर देंगे। तो ये तो पे कर दिया है ना सर, तो ये एक्सपेंस मिल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, ठीक। अदर जनरल एक्सपेंस इंक्लूड 2000 पेड एज डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। सर डोनेशंस नहीं मिलते हैं यहाँ पर, वो तो 80G में जाके हम क्लेम करते हैं। तो अदर जनरल एक्सपेंस में डला हुआ है ये खर्चा, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। अदर जनरल एक्सपेंस कितना? 2000, ठीक है। इसके अलावा और कोई ट्रीटमेंट बचा नहीं, ऊपर मैं पढ़ चुका हूँ, नीचे मैंने ट्रीटमेंट सब कर लिया। आओ प्लस माइनस करते हैं और कितना आ रहा है देखते हैं। 50,000 प्लस 1,05,000 प्लस 8,100 प्लस 18,000 प्लस 2,000 प्लस 23,200 प्लस 2,000 माइनस 2,400 माइनस 9,000 माइनस 66,000, ये आ रहा है सर आपका ये एग्जैक्टली आ रहा है सर 130,900। ये आपका पीजीवीपी की फाइनल इनकम आ गई, समझ आया सर। ये एक नई टेक्निक जो मैंने ट्राई करी, मैंने आपको एक्सप्लेन भी करी, आप एक दो क्वेश्चन में ट्राई करिए, फिर भी आपको अगर ये टेक्निक से कोई इश्यूज आ रहे हैं ना, आप मुझे बताइए, मैं आपको उसके सॉल्यूशंस बताऊंगा। कारण ये है सर, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो इनकम टैक्स के टोटल इनकम के क्वेश्चंस छोड़ रहे हैं सर, क्योंकि हो ही नहीं पा रहे हैं, पूरे ट्रांजेक्शन्स के ट्रीटमेंट ही नहीं हो पा रहे, क्योंकि एक स्टूडेंट को वर्किंग नोट भी देना होता है, प्रेजेंटेशन भी करना होता है। तो ये टेक्निक से चलो, विश्वास करो मेजॉरिटी ऑफ द चीजें आप कवर कर लोगे और बहुत अच्छी कवरेज हो जाएगी। ऐसा भी नहीं कि थोड़ा बहुत छूटेगा या चांसेस है ना, हर एक पॉइंट अच्छा कवर हो जाएगा। माइट बी पॉसिबल एक आध जगह काटा पीटी हो सकती है, हो सकती है, आई एम नॉट सेइंग नहीं हो सकती, हो सकती है, बट फाइन, कम से कम क्वेश्चन पूरा तो सॉल्व होगा, टाइम सेव होगा और आंसर आएंगे सर, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, नहीं तो आएंगे ही क्या फिर, क्या मतलब आप बार बार ऊपर नीचे करके चेक करते रहो, आपका टाइम ऐसे ही निकल गया, सॉल्व ही नहीं हो पाया। आ रही है बात समझ? तो इसीलिए आई थिंक ये तरीका मेरे हिसाब से एक स्टूडेंट को जरूर ट्राई करना चाहिए, डेफिनेटली। अच्छा इसमें 44 एडी वाली भी इनकम निकालने बोला था ना मैं, तो 44 एडी वाली तो ये बहुत सिंपल है सर, ये दिया हुआ है, इसका 6% कर लो, क्योंकि ये तो बोला था ना पूरे अकाउंट पे चेक से, तो 112,11,500 इंटू 6%, क्या हो गया ये, 112,11,500 इंटू 6%, ये आ रहा है सर 672,690, ये 44 एडी के हिसाब से सर इसकी इनकम आती है। समझ आया? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ सबको? चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। देखो 8th वाला क्वेश्चन, देखो 8th क्वेश्चन क्या बोलता है, इसमें नीचे दिया नहीं है, मतलब यहीं से पढ़ना है। देखो, Mr. Sukhwinder is engaged in the business of plying good carriage. On 1st April 2024, he owns 10 trucks, out of which 6 are heavy goods vehicles. इसका gross vehicle weight है 15,000 kg each. On 2nd May 2024, he sold one of the heavy goods vehicle and purchased a light goods vehicle on 6th May 2024. The new vehicle can be put to use. सर put to use से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि सेक्शन 44 AE में put to use का कोई रिलेवेंस नहीं होता। Compute the total income of Mr. Sukhwinder taking note of the following data. मतलब इसने बुक्स मेंटेन करी है, बुक्स के हिसाब से भी सर इसका ये डाटा है, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, अपन चार्ट बनाते हैं। भाई के पास 10 गाड़ी थी, 10 गाड़ी के 2 हिस्से, क्योंकि एक है हैवी गुड्स व्हीकल और एक है लाइट गुड्स व्हीकल। हैवी गुड्स व्हीकल में भी इसके पास 2 कहानी है सर। इसके पास जो 6 गाड़ियां थी हैवी गुड्स व्हीकल, उसमें से इसने ऑन सेकेंड में ही सोल्ड वन ऑफ द हैवी गुड्स व्हीकल, 2 मई को एक बेच दिया, तो इसके पास 5 हैवी गुड्स व्हीकल पूरे 12 महीने के लिए थी, ठीक है, इंटू 1000। और सर एक हैवी गुड्स व्हीकल जो 2 महीने के लिए थी, इंटू 1000 इंटू 15 एंड इंटू 15। सर इंटू 15 क्योंकि सिंपल सी बात है सर, 15,000 kg है सर, तो 15 टन है सर, इसलिए 15 से मल्टीप्लाई किया। सर लाइट गुड्स व्हीकल की बात कर ले सर, तो भाई के पास लाइट गुड्स व्हीकल थे, 4 लाइट गुड्स व्हीकल थे ना, हमने तो एक ऐड कर लिया ना। ऑन सेकंड में ही सोल्ड वन ऑफ द परचेज द लाइट गुड्स व्हीकल ऑन 6 में, 6 में को लाइट गुड्स व्हीकल परचेज कर लिया। तो सर 4 लाइट गुड्स व्हीकल है जो प्रैक्टिकली इसके पास 7500 के हिसाब से पूरे 12 महीने थी, और सर एक लाइट गुड्स व्हीकल है जो 7500 के हिसाब से इसके पास 11 महीने थी। सर 11 क्यों, मई को परचेज किया था ना, बाकी 4 तो पूरे साल भर थी। अब ये करेंगे तो इसकी 44 ए की इनकम आ जाएगी सर, तो कर लेते हैं। चलो देखते हैं, 5 इंटू 12 इंटू 1000 इंटू 15, ये आ रहा है सर 9 लाख रुपीज, ठीक है। फिर 1 इंटू 2 इंटू 1000 इंटू 15, ये आ रहा है सर 30,000। नेक्स्ट 4 इंटू 7500 इंटू 12, सर 3,60,000। और नेक्स्ट है 7500 इंटू 11, सर 82,500। तो अब इसको ऐड कर लेते हैं, प्लस 3,60,000 प्लस 30,000 प्लस 9 लाख, ये टोटल आ रहा है सर इसकी 13,72,500। ये इसकी 44 ए के हिसाब से इनकम है, ठीक है। प्लस इसकी अदर बिजनेस इनकम भी तो है सर 70,000, तो सर 70,000 इसकी अदर बिजनेस इनकम भी है। मैं इसको श्योरली बोल सकता हूँ सर भाई बुक के हिसाब से चलो, क्योंकि बुक के हिसाब से आपकी इनकम कम आ रही है, 44 ए के हिसाब से आपकी इनकम ज्यादा आ रही है। समझ आया, इजी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, इतना कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 9 देखते। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अपन। देखो पहले नीचे क्वेश्चन में पढ़ते हैं हमें क्या बोल रहा है। Compute the total income of Mr. Raju for the assessment year 25-26, assuming he pays tax under, oh my god, sir, default tax regime 115 BAC. Ignore application of section 14A for the disallowance of expenditure in respect of any exempt income. Okay, हमें 115 BAC के हिसाब से करना है, ध्यान रखना सर। तो सर मैं अगर ये क्वेश्चन बनाऊंगा तो मैं सबसे पहले, ध्यान से सुनो सर, पहले तो अपन क्या करेंगे सर, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, सबसे पहले आप ये लिखो सर, प्लीज आदत डालो, मार्क्स कटते हैं इससे, ठीक है। आप लिखो कंप्यूट द टोटल कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राजू फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26, ठीक है, पेइंग टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। ये आपकी पहली लाइन होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है, ये पूरी लाइन लिखो यहाँ पर। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। लेट्स स्टार्ट सर। आई होप मेरी बात समझ आई होगी सर, क्योंकि मैं रेगुलर क्लासेस में भी स्टूडेंट्स को बोलता हूं सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप ये लाइन नहीं लिखते तो आपके मार्क्स कटते हैं सर, ठीक है। आपको पता नहीं चलता है कहाँ मार्क्स कट रहे हैं, बट मार्क्स कट जाते हैं सर आपके। तो अरे यार, हाँ ठीक है,
ठीक है, ठीक, पर्टिकुलर्स रुपए रुपए। याद रखना इस क्वेश्चन में हमें टोटल इनकम निकालने बोला है, सब चीजें सोचनी है सर, सब चीजें। तो अपन एक एक चीज पढ़ते रहते हैं, समझते रहते हैं और ट्रीटमेंट करते रहते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। मिस्टर राजू मैन्युफैक्चरर है सर, ध्यान रखना, एट चेन्नई गिव्स द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। ठीक है, अपन पहले क्रेडिट साइड पढ़ते हैं, आइटम्स कम होते हैं सर, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है भाई, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, उसके बाद डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी दिया हुआ है। सर ये यहाँ कहाँ आ गया सर, ये तो आईयूएस की इनकम है। एक काम करते हैं, नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेट स्टार्ट विथ नेट प्रॉफिट। तो मैं क्या लिखूंगा पहले, पीजीबीपी। सर प्लीज एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, ठीक है। पीजीबीपी की इनकम, नेट प्रॉफिट दिख रहा है कितना था, 50,000 नहीं 5 लाख है। पहले तो सर इसको लिख लूंगा 5 लाख, ठीक, उसके बाद लिखूंगा एड, ठीक, फिर लिखूंगा लेस, थोड़ा दूर जाके, अच्छा नीचे लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि ये लाइन तो हमें लगेगी सर, गारंटीड ये लाइन लगेगी हमें, ठीक है। टोटल इनकम निकालना है ना, लाइन तो लगेगी सर, ठीक। फिर यहां पर थोड़ा गैप देके अपन लिख लेते हैं लेस, ठीक। पहली इनकम दिख गई सर, डिविडेंड की इनकम हटाना है सर। सर एक अच्छी चीज बताता हूं, स्टूडेंट गलती करता है एग्जाम में, आप यहां पर एग्जाम में पूरा लिख के आओगे डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी। कोई स्टूडेंट ऐसे डिविडेंड लिख के मत आ जाना, मार्क्स काटते हैं सब चीजों में, ठीक है। मैंने आपको बताया था जिसका रिस्पेक्टिव ट्रीटमेंट जहां जहां होगा वहां वहां अपन करते रहेंगे। तो ये डिविडेंड मिल गया, आईयूएस की इनकम दिख गई सर मुझे, तो आईयूएस की इनकम है डिविडेंड 15,000। सर अब मेरे से गलती नहीं हो सकती सर डिविडेंड को लेके, इसीलिए ऐसा करता हूं मैं। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर नेट दिया हुआ है सर इसी के लिए वो आपको नीचे सेक्शन 14A दिया था, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ये सर एग्जेम्प्ट होती है, तो इसको हटा दो पीजीपी से। एग्रीकल्चर इनकम आप शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखना, 1,80,000, ठीक है। उसके बाद चलते हैं सर अपन डेबिट साइड में। ओपनिंग स्टॉक से मुझे दिक्कत नहीं है, परचेज से दिक्कत नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग से दिक्कत नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट से दिक्कत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ठीक है, SGST पेनल्टी, सर पेनल्टी के बारे में हमने ये सिंपल सीखा सर, अगर पेनल्टी इन मैं आपको कैसे बताऊं, पीनल नेचर की पेनल्टी है तो वो पेनल्टी अलाउड नहीं होती है, और अगर कंपनसेटरी नेचर की पेनल्टी है तो वो अलाउड हो जाती है। अब ये जो SGST की पेनल्टी है, अगर इसके बारे में नीचे कुछ दिया होगा तो ठीक, नहीं तो मैं इसको पेनल नेचर की पेनल्टी मानूंगा, और पेनल नेचर की पेनल्टी माना तो ये पेनल्टी मुझे अलाउ नहीं होगी, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है, ये गलती होती है। अब नीचे अपन देख लेंगे, पेनल्टी वाला पॉइंट याद रखना, ठीक है। जीएसटी पेड से दिक्कत ऐसा तो नहीं है। जनरल एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन बैंक, डेप्रिसिएशन, सर ये डेप्रिसिएशन मेरे को तो समझ आ रहा है, यहां नहीं आएगा सर, तो एक काम करते हैं डेप्रिसिएशन तो ऐड कर लेते हैं, ये तो क्लियर है सर, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा सर, डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपीस, यहां तो नहीं आएगा सर डेप्रिसिएशन। उसके बाद नेट प्रॉफिट से तो हमने कहानी चालू करी थी सर। फॉलोइंग आर द फर्दर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल ईयर 24-25। सर ये जो टेक्निक सिखा रहा हूं ना, ये सीख जाओ, एग्जाम में बहुत टाइम बचाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इंक्लूड 46,000 paid as a commission to brother to the of the SSC. The commission amount at the market rate is 36,000. Excessive unreasonable payment disallowed है। तो सर एक्सेसिव अनरीजनेबल पेमेंट कितना है सर, 10,000 का एक्सेसिव अनरीजनेबल पेमेंट है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऊपर दिया होता ना सर, ये देखो, तो उसी में ये 36,000 होना चाहिए था, हमने 46 पे किया है, 10,000 एक्सेसिव अनरीजनेबल पेमेंट है, ऐड कर लेते हैं। दूसरा मिल गया सर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 10,000 एक्सेसिव अनरीजनेबल। अगला एसएससी पेड 33,000 इन कैश टू ट्रांसपोर्टर, कोई दिक्कत नहीं है, सेक्शन 40A3 अलाउ करता है सर 35,000 तक, कोई दिक्कत नहीं है। अगला ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के दो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, या तो आप इसको एज एन एक्सपेंस क्लेम कर लो,
जो आपने 4,000 रुपीज सैलरी पे किया स्टाफ को, जिसको आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, या तो आप इसको एज एन एक्सपेंस क्लेम कर लो, या तो फिर आप ये मान लो कि सर दिस इज अनडिस्क्लोज्ड एक्सपेंडिचर है। दोनों ऑप्शन है आपके पास, दोनों ऑल्टरनेटिव है। इंस्टीट्यूट ने बोला जो स्टूडेंट चाहे कर सकता है, बस एग्जाम में नोट लिख के आना, नहीं लिखोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपने क्या एज्यूम किया। तो अभी तो अपन इसको एक्सपेंस मान लेते हैं, तो ये अपन लेस करेंगे 48,000, ये जाएगा सैलरी 4,000 पर मंथ है, तो साल भर का हो गया सर 48,000। ठीक है, अगला बढ़ते सर। बैंक टर्म लोन इंटरेस्ट एक्चुअली पेड अप टू 31st March 2025 was 20,000. 31st March 2025 was 20,000 and the balance was paid in November. सर सेक्शन 43B पिक्चर में आ गया और बोला सर अगर आपने ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, अगर सेक्शन 43 में जो लिस्ट दी हुई है वो सब आइटम्स का ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न आपने पे कर दिया तो वो खर्चा मिलेगा, अदरवाइज वो खर्चा इस प्रीवियस ईयर में तो नहीं मिलेगा। सर भैया ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, सर ये तो नवंबर में पे कर रहा है, तो सर इस केस में ये जो नवंबर में जितना पे किया, बैलेंस लिखा ना सर, बैलेंस कितना देखो 20,000 तक तो पे कर दिया है, 40,000 इसका बैलेंस है, जो बैलेंस है वो नवंबर में पे कर रहा है, और जो नवंबर में पे कर रहा है वो नहीं मिलेगा सर, वो इस साल तो नहीं मिलेगा, आप अगले साल क्लेम कर लो सर, क्योंकि सेक्शन 43B जिंदा है सर। ठीक है, तो ये खर्चा अपन को मिलेगा नहीं, ऐड कर लेते सर। इंटरेस्ट 40,000। अगला दिया हुआ सर, हाउसिंग लोन प्रिंसिपल रीपेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 50,000। आहा, प्रिंसिपल रिपेमेंट आपको 80C याद दिला रहा है सर, पर मैं बोला मत दिला याद, कोई मतलब नहीं है, मैं 115 BAC लेके बैठा हूं, मेरे को तो कुछ डिडक्शन नहीं मिलने वाली, क्या करूंगा इसका मैं। एंड इट रिलेट्स टू अ रेसिडेंशियल हाउस एक्वायर्ड बाय हिम इन प्रीवियस ईयर 23-24 फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। इंटरेस्ट ऑन द हाउसिंग लोन, ओहो 24B, ये भी नहीं मिलेगा सर, 115 BAC है। ठीक है, हाउसिंग लोन वाज टेकन फ्रॉम द कैनरा बैंक, दिस अमाउंट वर नॉट डील्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया है। थैंक यू, आगे बढ़ते। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अलाउएबल अंडर द एक्ट इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो चलो भाई, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए इन्होंने बताया सर कि आपको दिया हुआ है 11,90,000। ठीक है, इसमें हम 15% लगा लेंगे। एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल भर में एडिशंस जो हुए, ठीक है, अच्छा ये टोटल एडिशन है और ये एडिशन ड्यूरिंग द ईयर है, बहुत प्यारा है सर, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे स्टूडेंट इस पे गलती कर जाएंगे। साल भर के जो टोटल एडिशन है वो 4 लाख के है, उसमें से 2 लाख के ऐसे एडिशन है जो मोर देन 180 डेज वाले पुट टू यूज वाले हैं, तो 2 लाख के एडिशन वो है जो 180 डेज से कम पुट टू यूज वाले हैं। तो आपको ये समझना है कि सर 2 लाख पे 15% लगा लो सर, प्लस 2 लाख पे 7.5% लगाना सर। सर एडिशनल नहीं मिलेगा सर, 115 BAC लिया हूं सर, एडिशनल नहीं मिलने वाला। तो चलो डेप्रिसिएशन निकालते, कितना आएगा, 11,90,000 इंटू 15%, मेमोरी प्लस 2 लाख इंटू 15%, मेमोरी प्लस 2 लाख इंटू 7.5%, मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल, ये आ रहा है सर आपका डेप्रिसिएशन 223500, ये डेप्रिसिएशन आ रहा है, तो ये डेप्रिसिएशन माइनस कर लेंगे अपन। फोर्थ डेप्रिसिएशन 223500, और कुछ बचा नीचे आके चेक कर ले ना, एक पॉइंट हमने ऊपर छोड़ा था अगर आपको याद हो तो, पेनल्टी का, पेनल्टी के बारे में कुछ बता नहीं रहा है, पिनल नेचर की है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री नेचर, ये एक तो पेनल नेचर है और कंपनसेशन नेचर की है। तो सर अगर क्वेश्चन में क्लियर नहीं है तो हम इसको पेनल नेचर की मानेंगे और ये पेनल्टी डिसअलाउ कर देंगे। तो सर पेनल्टी डिसअलाउड हो गई, ऐड कर लो सर 5,000। ठीक है, इसके अलावा और कुछ मेरे हिसाब से तो हमने नहीं छोड़ा है, बाकी सब पॉइंट्स का ट्रीटमेंट हमने किया है, मेरे को नहीं लगता कोई पॉइंट और छूटा है, नहीं सर। फाइनली चलो आंसर निकालते हैं, पहले तो पीजीपी की इनकम निकालते हैं सर, फिर आईओएस का तो फिक्स है सर,
आईयूएस का तो फिक्स है, पीजीपी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। चलो करते हैं। 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 10,000 प्लस 40,000 प्लस 5,000 माइनस 15,000 माइनस 1,80,000 माइनस 48,000 माइनस 223500। सर ये आपका आ रहा है 288,500। पीजीपी की इनकम प्लस किया 15,000 ग्रॉस टोटल इनकम, और यही मेरी ग्रॉस टोटल इनकम और यही मेरी टोटल इनकम है, क्योंकि डिडक्शन नहीं मिलेगी। 115 बीएससी ऑप्ट करके बैठा हूं मैं। प्लस 15,000 किया तो सर 303500, ये आपकी टोटल इनकम। हमें तो क्वेश्चन में यही बोला था सर निकालने। समझ आया? मस्त क्वेश्चन था, अच्छा था, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है सर। मैं आपको बताऊं ये कब आया है, मई 24 में ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है सर। हाँ, इसमें कुछ चेंजेस की थी इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में पूछते टाइम, एक दो ट्रांजेक्शन चेंज किए थे, बट ये आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम में जब आया था तो इस पॉइंट पे गलती किए थे, बहुत सारे स्टूडेंट इसका नोट नहीं दिए थे, बहुत सारे स्टूडेंट डिप्रिसिएशन में गलती किए थे, छोटे छोटे पॉइंट पे स्टूडेंट से गलती हुई थी। आई होप समझ आया होगा। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, नीचे आगे पढ़ते हैं। कंप्यूट द इनकम अराइजिंग फ्रॉम द अबव एक्टिविटी फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। ठीक है भाई। Mr. Tenzing is engaged in the composite business of growing and curing, further processing coffee in Kur, Karnataka. The whole of the coffee grown in plantation is cured. ठीक है भाई। ओके, ग्राउंडेड रोस्टेड नहीं दिया हुआ है, इट मींस 25-75 की कहानी है सर। ठीक है। ओपनिंग WDB ऑफ द कार दिया हुआ है, ओनली एसेट इन द ब्लॉक दिया हुआ है। ठीक है। ओपनिंग वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीन दिया हुआ है, एक एक्सपेंसेस दिए हुए हैं और सेल प्रोसीड दिया हुआ है। ये तो सिंपल है सर, आप 22 लाख में से इन दोनों को माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा सर, 22 लाख माइनस 3 लाख माइनस 3,10,000, सर ये आ जाएगा 15,90,000। ठीक है, आगे देखते हैं। Beside being used for the agriculture operation, the car is also used for personal purpose. Depreciation, disallowances for personal use may be taken as 20%. Okay, तो कार पे 15% डिप्रिसिएशन, 3 लाख का 15%, ये आ जाएगा आपका 45,000। इसका भी 80% मिलेगा, क्योंकि 20% डिसअलाउड है, तो 80% 36,000, 36,000 ये कार का डिप्रिसिएशन। ठीक है। अगला, द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर रनिंग फॉर कार रनिंग एंड मेंटेनेंस आर 50,000। ठीक है, तो सर एक चीज ध्यान रखना, जब कार 20% पर्सनल पर्पस है तो उसका एक्सपेंस भी पूरा 50,000 कैसे मिलेगा, वो भी तो 80% ही मिलेगा सर आपको, तो इसका भी तो 80% ही करना पड़ेगा। तो इसका 80% कितना आ जाएगा, 40,000। और उसके बाद देखो, मशीन वॉज यूज इन द कॉफी रनिंग क्यूरिंग बिजनेस ऑपरेशन, मतलब मशीन में अपन आराम से 15 लाख का 15% मतलब 2,25,000 ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा सर 15,90,000 माइनस 36,000 माइनस 40,000 माइनस 2,25,000, तो ये आपका आ रहा है 12,89,000। आप इसको 25 और 75 में डिवाइड कर लेंगे। ये तो बड़ा सिंपल और इजी सा क्वेश्चन था, आया समझ? ये हमारा पीजीपी कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट जो रिविजन लेक्चर रहेगा वो हमारा कैपिटल गेन करेगा, उसमें भी वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है उसमें बहुत चेंजेस है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे साथ रहो, बैठ के पढ़ो, हर चीज कवर हो जाएगी, वादा है मेरा, सब कवर कर लेंगे, प्रोवाइडेड साथ में तो रहो। ठीक है, फ्रेंड्स को शेयर करना, लाइक करना और कैपिटल गेन के लिए तैयार रहना। ठीक है, चल, थैंक यू।